हेलो नमस्कार दोस्तों। 19 अगस्त 2025 का न्यूज़पेपर है। इसकी हम प्रमुख खबरें आपके सामने रखेंगे। फिलहाल जो प्रमुख खबर अभी चल रही है हाल की टीवी चैनलों में और न्यूज़ में, वो है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है यूक्रेन के प्रति और रशिया के प्रति काफ़ी चेंज हुई है पहले, और उसका भारत पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। तो हम अभी इसका विश्लेषण करेंगे। ये जो आर्टिकल है आज का, जो सुहासिनी हैदर जी ने लिखा है, वो विदेशी मामलों की काफ़ी अच्छी जानकार है। तो हमने भी सोचा कि हम इसका विस्तार से आपके सामने पेश करें ताकि आपकी जानकारी में वृद्धि हो। तो अभी यूक्रेन और पुतिन के बीच में जो वार्ता चल रही है, उसका जो मेन उद्देश्य है कि ट्रंप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से यूक्रेन का भले ही थोड़ा बहुत नुकसान हो, और तो वो चाहते हैं कि जो ये वार है किसी भी तरीके से रुक जाए। पहले जब 2014 में ही क्रीमिया पर कब्जा हुआ था रशिया का, और 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच में फुल फ्लेज वार है। और जब ये वार स्टार्टिंग हुआ था तो यूरोप के देश और अमेरिका जो बाइडेन के नेतृत्व में रशिया के खिलाफ थे। और लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिकी नीति में भारी परिवर्तन आया है, और वो फिलहाल यूक्रेन के पाले में नजर नहीं आ रहे हैं, और वो यूक्रेन वार को रोकना चाहते हैं। तो हमारा जो अलास्का में समिट चल रही है, तो अलास्का में समिट का जो नतीजा निकलेगा या जो ये वार्तालाप चल रहा है, तो भारतीय नीतिकारों की भी नीति निर्माताओं को भी काफी नजर है, क्योंकि इस वार्ता का जो भी इसका हल निकले या इसका जो भी मेन पॉइंट होगा, ये हमारे लिए काफी जरूरी होगा, ताकि हम आगे जो भविष्य में अपनी जो नीतियां कैसे बनाएंगे, या भारत अमेरिका और रशिया के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, इसका शिखर वार्ता से को जो परिणाम निकलेगा इस पर काफी निर्भर रहेगा। फिलहाल जो ट्रंप साहब हैं, ये जो रशिया के साथ समिट कर रहे हैं अलास्का में। अलास्का पहले रशिया का ही पार्ट था, लेकिन 1867 में रशिया ने इसको बेच दिया, तब से ये अमेरिका का पार्ट है। तो इसका काफी ऐतिहासिक महत्व भी है अलास्का का। तो ये जो आज का जो आर्टिकल है, उसमें मेन बात यही कही गई है कि जो आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ था, और भारतीय सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चला था ताकि हम पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर अच्छी तरह से हम उनका जवाब दे रहे थे पाकिस्तानी हमले का। तो उस समय भी ट्रंप के काफी विरोधाभासी बयान आए थे। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के जो विवाद है, ये हमने सीज फायर किया है, हमने मध्यस्थता की है। और तो भारत ने भी ट्रंप की बात का खंडन किया है। फिलहाल संसद में भी इस बात का खंडन किया गया था, और ट्रंप ने ये भी कहा है कि मध्यस्थता हमने जो व्यापार की दोस्ती दिखाकर और उन दोनों को डराकर हमने समझौता किया है। तो जो फिलहाल जो ट्रंप के बयानों से हम समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं काफी खटाई में हैं, इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी माना जा रहा है, काफी जानकारी ये बता रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि हम रशियन से जो ऑयल लेते हैं उसको हम इंपोर्ट ना करें। तो फिलहाल जो इन दोनों प्रमुखों के बीच में शिखर वार्ता चल रही है अमेरिका और रशिया के बीच में, तो हमारे नीति निर्माताओं की ये उम्मीद है कि अगर इनके संबंध अच्छे हो जाएंगे रशिया के और अमेरिका के, तो जो भारत के ऊपर रशिया का जो तेल ना खरीदने का दबाव था वो भी कम हो जाएगा। और जो इसी को लेकर जो अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाया है,
जिससे भारतीय उत्पाद और जो निर्यातकों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के मार्केट में सरवाइव करना। और उन्होंने तो हम चाहते हैं कि वो जो अगर दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो जाएं, मधुर संबंध हो जाएं, यूक्रेन वार रुक जाए, तो हमारे ऊपर से टैरिफ का जो संकट है वो हट जाएगा। तो तो अभी क्या हुआ कि अलास्का समिट के बाद से ही जो ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद भी जो जो हमारे जो संबंध हैं उनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। हमें लग रहा है कि जो ट्रम्प है और पुतिन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में काफी काफी तलखी है जो कम हुई है, काफी तलखी जो संबंधों की तलखी है कम हुई है, लेकिन हमें इसका फायदा नहीं मिल रहा। तो जो सुहासिनी हैदर जी है कहती हैं, वो कहती हैं कि जो भारत के खिलाफ जो सैंक्शन लगाए गए थे उसका कारण यही नहीं है कि हम रशिया से ऑयल लेते हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय जो ट्रंप ने कहा था कि मैंने मध्यस्थता करी है, भारत पाकिस्तान को युद्ध की स्थिति में से बचाया है, ट्रंप ने बोला है कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने ही प्रमुख मध्यस्थता की है। भारत सरकार ने जो इन जो बयानों का खंडन किया है, तो ट्रंप हमसे काफी चिढ़े हुए हैं। और फिलहाल ट्रंप का एक प्रमुख जोर ये भी है कि वो किसी ना किसी तरीके से उनका फोकस ऐसा लग रहा है कि वो नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार है, उसको लेना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वो इजराइल और जो ईरान के बीच में जो युद्ध होने की संभावना थी, उस पर भी उन्होंने कहा है, उनके जो रणनीतिकार हैं, वार्ताकार बोल रहे हैं कि हम युद्ध रुकवा रहे हैं। और उन्होंने पैलेस्टीन के मुद्दे पर भी ट्रंप ने ऐसी कोशिश करी है। तो और दूसरा मुद्दा ये है कि जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी से जुड़े और जो डेयरी उत्पादों के लिए जो अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि हम उसको अपना मार्केट ओपन कर दें। लेकिन फिलहाल जैसे कि मोदी जी ने बोला है 15 अगस्त के भाषण में ही कि हम किसी के भी दबाव में अपने जो पशुपालक हैं और जो दूध उत्पादक और जो मछली पालक हैं उनके हितों के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ट्रंप हमसे इसलिए भी चिढ़े हुए हैं कि ना तो हम उनको जो क्लेम है उनका कि उसका भी हम खंडन कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में मुख्य भूमिका निभाई, और न ही हम जो कि जैसे कि एक मागा कैंपेन चला है ट्रंप ने कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें वो हमेशा अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी अपनाते हैं। उसमें यह है कि जैसे कि वो सिर्फ अपने जो पुराने मित्र देश हैं उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किसी के साथ भी व्यापार घाटा ना हो, और हर रिश्ते को वो सिर्फ बिजनेस के ही नजरिए से देखते हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे कि जो भारत के साथ जो ट्रेड डील पर बात चल रही है, उन्होंने वो रोक दिया है ट्रेड डील भी, क्योंकि भारत ने जो खेती बाड़ी है और दुग्ध उत्पादक जो एरिया है वो हम मार्केट ओपन नहीं कर रहे अमेरिकी चीजों के लिए। तो और तो ये भी एक मेन मुद्दा है। तो इसमें एक मुद्दा ये भी आ रहा है कि जो हम ट्रंप की जो ये रणनीति है, ये भारत के लिए काफी 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 चिंताजनक है। और अलास्का की समिट के बाद भी हमें पता लग गया कि जो भारत के खिलाफ जो आर्थिक दंड अपनाया गया है, उसका मेन कारण ये नहीं है कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, क्योंकि चाइना भी तो हमसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा है रशिया से, और अमेरिका का भी बिजनेस बढ़ रहा है रशिया से, जैसे डायमंड आदि क्षेत्र में। तो उनका ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन इंटेंशन यही है कि वो भारत को दबाव में लेके अपने आर्थिक हित साध सके। और दूसरा मुद्दा जो ये है, जो मैंने ये पॉइंट बनाया है कि हमने ये दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारी जो नीति रही है
जैसे कि मोदी जी की नीति रही है कि जो वो प्रमुख नेताओं से जैसे कि दूसरे देशों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से 1-to-1 डिस्कशन करते हैं। और जो वो उनका जो मेन मुद्दा है कि वो मेन मुद्दा उनका यही है कि जो डिप्लोमेसी में है ना वो वार्तालाप और अवार्ड कितने देशों से मिले हैं और जो इवेंट मैनेजमेंट का एक जो उन्होंने प्रमुखता दी है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो जो पर्सनल डिप्लोमेसी होती है, जो आपसी मित्रता होती है, उसके कुछ दायरे होते हैं, वो एक हद से ज्यादा हमारी मदद नहीं कर सकते। जैसे कि हाउडी मोदी इवेंट हुआ था और नमस्ते ट्रंप इवेंट भी हुआ था गुजरात में। तो ये जो इवेंट मैनेजमेंट टाइप का जो डिप्लोमेसी है, इससे बढ़ के हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअल एग्रीमेंट में हमें कितना फायदा हुआ है। जैसे अभी 2014 से 19 के बीच में जो चाइना है उसके साथ हमारी काफी बातचीत हुई। कम से कम 18 बार हमारे प्रमुख है मिल चुके हैं। लेकिन चाइना के साथ जो पीएलए का जो एग्रेशन है बॉर्डर पर, वो भी कम नहीं हुआ है। तो हमें ये सोचने पर मजबूर किया गया है कि लेखक बोल रहे हैं कि हमें जो पर्सनल स्टाइल है उस पर ज्यादा ध्यान न दे के हमें देखना चाहिए कि हमें किस देश से कितना फायदा हो रहा है और हमें अपने जो एग्रीमेंट है उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने कितनी बार हमारे जो प्रमुख है वो गले मिलते हैं, कितनी बार हाथ मिलाते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए हमारे फायदे के लिए होगा नहीं होगा ये कोई निश्चित नहीं है। और ये जो दूसरा मुद्दा है कि जैसे कि जो मोदी जी की एक पॉलिसी रही है कि जैसे कि जब ट्रंप की पहली सरकार थी तो वो हाउडी मोदी जैसे इवेंट करते थे। लेकिन और उनकी ऐसी जो ये जो ट्रंप के बीच में जो मोदी की जो रैली होती थी वो भी इलेक्शन के समय में, तो वहां की जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग हैं जो विपक्ष में थे वो हमारे इस कदम से काफी नाराज हुए थे। तो जब ट्रंप इलेक्शन हारे और जो बाइडेन की सरकार आई तो हमारा काफी जो समय था वो संबंधों को अच्छे करने में लग गया, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक लोग थे वो हमसे चिढ़े हुए थे। और ट्रंप ने भी देखा कि जब वो हार गए तो उन्होंने कंट्रास्ट देखा कि जब वो जीते हुए थे तो मोदी जी उनके साथ कितनी मित्रता दिखाते थे कि हम पर्सनल दोस्त हैं, और वो हारने के बाद वो उनसे इतना मित्रता खत्म हो गई। तो जब ट्रंप दोबारा आए तो उनके मन में ये भी था कि तो इसलिए भी वो हमसे चिढ़े हुए थे। तो ये दिखता है कि हमें बाईपार्टीशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें किसी भी जो देश है या जैसे पड़ोसी देश है तो हमें किसी भी पार्टी के साथ ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रखने चाहिए, हमें देशों के साथ संबंध रखने हैं और जो विपक्ष पार्टी है उनको भी नाराज नहीं करना है। और दूसरा, जो ट्रंप हमारे खिलाफ जो सैंक्शन लगा रहे हैं तो उन ट्रंप के पास ये इतना हौसला कैसे आया? तो 2018 की बात है कि जब ट्रंप ने ये जो सैंक्शन लगाए थे, हमारे ऊपर दबाव किया था कि दबाव बढ़ाया था कि हम ईरान से तेल ना खरीदें, तो हम उनको खुश करने के चक्कर में उनकी इस बात को मान चुके थे। और उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला के मुद्दे पर भी हमें रोका कि हम उनसे तेल ना खरीदें, उस पर भी हम उनकी बात से सहमत हो गए थे। लेकिन तभी तो उनको हौसला मिला कि हम रशिया से भी ऑयल नहीं खरीदेंगे, उनके दबाव में आ जाएंगे। भारत की जो पहले पॉलिसी थी कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो सैंक्शन होंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन होंगे या जो जो वो फैसले लेंगे हम उन्हीं को मानेंगे, हम किसी भी जो संयुक्त राष्ट्र से अलग कोई इकोनॉमिक सैंक्शन होंगे हम उनको महत्व नहीं देंगे। लेकिन 2018 में हमारी सरकार ईरानियन ऑयल जो खरीदने से जो ट्रंप का वो था दबाव में आ गई थी 2018 से। तो हमने ये गलत प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था, एक गलत परंपरा थी, और उसी से ट्रंप के ये हौसले बुलंद हो गए कि हम फिर दबाव में आ जाएंगे। तो
लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमारी जो नीतियां हैं, हमें है ना काफी मजबूत होके पेश आना चाहिए। किसी भी किसी भी जो राष्ट्राध्यक्ष है, हमें उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए हम कुछ बोल दें। हमें तटस्थ रहना चाहिए और हमें अपने हित है उससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया से चाइना के भी काफी अच्छे संबंध हैं, वो भी तेल खरीदते हैं, और तो उसके उसके साथ तो वो कुछ नहीं कह रहे। हाँ, तो इस आर्टिकल का जो मेन मुद्दा यही था कि जो हमारी जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, उसकी भी एक हद होती है, उसकी लिमिट होती है, उसको हम दूर करें। और लेखक का ये भी कहना है कि जो ट्रम्प और हमारे जो रिश्तों में खटास है, तो हमें दूसरी तरफ देखना चाहिए। जैसे कि जापान के साथ भी हमारी मीटिंग होने वाली है, और चाइना के साथ भी इसी साल एससीओ की मीटिंग होने वाली है। तो हमें अमेरिका की तरफ ध्यान ना देके, जो चाइना है, जापान है, अभी हम यूएस की विजिट करने वाले हैं मोदी जी, संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसकी मीटिंग है, और साउथ अफ्रीका में भी जो जो G20 की मीटिंग होने वाली है। तो हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है कि हम दूसरे देशों के साथ अपने संबंध अच्छे करें, और जो हमारा जो विवाद चल रहा है अमेरिका के साथ, इसको बैलेंस करने के लिए हम जो अपनी एनर्जी है वो दूसरे जो देश हैं, या जो नीतियां बन रही हैं, जो प्लेटफॉर्म है, हम उसमें अपनी एनर्जी लगाएं। तो जैसे कि अभी क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है, तो अभी तय नहीं है कि ट्रम्प जी आएंगे इंडिया में क्वाड की समिट करने या नहीं आएंगे। तो और पुतिन जी भी आने वाले हैं इसी साल। तो हमें, लेखक का मानना है कि भारत और जो अमेरिका के जो रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम रशियन ऑयल ना खरीदें, और हम जो अमेरिकी कंपनियों को अपने जो खेती और जो दुग्ध उत्पादक जैसे और मछली पालकों के विरुद्ध जाकर हम उनको अपना बाजार उनके लिए खोल दें। तो ये तो होने वाला नहीं है। तो मोदी जी ने भी बोला 15 अगस्त के उनके भाषण में कि ऐसा नहीं होगा। और दूसरा जो पर्सनल मैजिक और केमिस्ट्री होती है जो प्रमुख नेताओं के बीच में, वो एक इवेंट के लिए अच्छा है, लेकिन हमें एक्चुअल एग्रीमेंट और जो रिजल्ट निकला है, एमओयू है, उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। जो फिलहाल जो भारत इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है वो भी रुकी हुई है। तो हमें इसकी तरफ देखना चाहिए, और हमें पॉलिटिकल बैलेंस बनाना चाहिए, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हमें जो इवेंट किए गए थे ये काफी गलत थे। बाकी लेखक ने बोला है कि जो अच्छा समय था हमारा इससे पहले, अभी तो काफी टर्बुलेंस का टाइम चला हुआ है, तो हमें एक ऐसे डिप्लोमेट की जरूरत है जो भारत की भी पूरी नॉलेज रखे, और जो ट्रम्प है उसके जो साथी हैं उनके ऊपर भी पूरी नजर रखे। क्योंकि जब अच्छा समय था तो हमारे पास एम्बेसडर नहीं था, फिर भी हमारे संबंध अच्छे थे। और जो विदेशी शक्तियां हैं, जो ग्लोबल पावर है, उनकी वजह से ना वो भी भरोसे लायक नहीं है। क्योंकि जो हम शुरू में तो वो रशियन ऑयल खरीदने के लिए हमें उत्साहित कर रही थी, और बाद में अभी बोल रही हैं। और अभी जो ये वार हुआ था, जो बाइडेन वो यूक्रेन के साथ में थे, अभी जो ट्रम्प हैं वो यूक्रेन के काफी विरोध में नजर आ रहे हैं। तो हमें जो अपनी जो नीतियां हैं, अपने आत्म सम्मान है, उसके साथ समझौता नहीं करना है। और जो ये अलास्का में मीटिंग हो रही है, हमें इतना मजबूत बनना चाहिए कि हम जो अमेरिका का जो जैसे कि अमेरिका ने अभी बात करी है कि हम जो रेमिटेंस टैक्स है वो भी लगाएंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं अमेरिका की, उनको भी भारत में व्यापार करने के लिए रोक रही है। तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका हमारे खिलाफ क्या करता है, या कोई भी विदेशी शक्ति हमसे कैसे संबंध बनाएगी। तो हमें भी काफी मजबूती से इसका सामना करना चाहिए।
और हमें हमारी जो कमजोरी रही है या जो पिछले समय की, तो उसमें हमने सुधार करना चाहिए और काफी मजबूती से अपना पक्ष रख के अपने देश के जो आम जनता के जो हित हैं उनसे हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए और अपनी एक विदेश नीति ऐसी बनानी चाहिए कि हम, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और ग्लोबल साउथ के जो देश है उनकी एक आवाज भी है। अगर हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे तो हमें जो बहुत ही लीडर दिखेंगे ग्लोबल साउथ के, और जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, वो भी हमारे साथ आएंगे। तो हमें अपनी जो लीडरशिप है उसको ऐसे ही नहीं जाने देना, हमें किसी के दबाव में नहीं आना है। तो ये आर्टिकल था। वो जो दूसरा आर्टिकल आया है वो जीएसटी रिफॉर्म के लेकर आया है। तो उसमें बताया गया है कि जो स्लैब है, जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उसमें जो अभी 2 साल पहले जो आरबीआई की रिपोर्ट आई थी कि कम से कम जो जीएसटी का एवरेज है वो 11.6 है, जो एवरेज टैक्स है जीएसटी का। तो और फिलहाल मोदी जी ने भी बोला है कि 15 अगस्त के भाषण में कि हम जीएसटी रिफॉर्म लेके आएंगे। तो ये 2025 का साल है, इसमें काफी चीजें हुई थी, काफी चीजें हो रही हैं। उन्होंने जो जैसे कि वाटरशेड मूवमेंट की तरह है ये 2025 का साल। अभी बजट में भी काफी आया है कि टैक्स में रिफॉर्म लेके आएंगे। तो फिलहाल उन्होंने, ये खबरें आ रही हैं कि जो जो 12% जो स्लैब थी उसमें जो 99% जो चीजें हैं उनका वो 5% स्लैब में आएंगी, और जो 28% स्लैब की जो चीजें हैं उनकी 90% जो आइटम है 28% स्लैब के, वो 18% स्लैब में आएंगे। इसका मतलब लग रहा है कि जो सरकार है, जैसे कि अभी हमने बताया पहले न्यूज में कि जियोपॉलिटिकल कंडीशन काफी खराब है और जो भारत की जो एक्सपोर्ट की जो पोटेंशियल है वो लगता नहीं है कि वो आगे बढ़ेगा। तो भारत सरकार का जोर ये है कि जो यहाँ की जनता है उसका जो कंजप्शन है वो बढ़े, कंजप्शन बढ़ेगा और जो टैक्स बेस बढ़ेगा। जो ये इस बजट में जो नीतियां लेके आए हैं, तो भारत सरकार को ऐसा लगता है कि जीएसटी रिफॉर्म करके हम अगर डिमांड, जो लोकल डिमांड है चीजों की, अगर वो बढ़ेगी तो जो अपना ये घाटा लग रहा है कि जो चीजें हाईयर स्लैब से लो स्लैब में आ रही हैं, तो जो ये घाटा दिख रहा है ये इसकी भरपाई आराम से हो जाएगी। सरकार कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि अभी फिलहाल आपने देखा कि जीएसटी में जो कलेक्शन है वो भी काफी बढ़ गया है और जो टैक्स बेस भी काफी ज्यादा हो गया है। तो अखबार का मानना है कि जो अभी फिलहाल जो किसी भी स्टेट के लिए ये काफी मुश्किल होगा कि जो जनता को जो सुविधा मिल रही है इसका विरोध करना। लेकिन जो अभी लग रहा है कि जो पेट्रोल है उसको भी जीएसटी से बाहर लेके जीएसटी में शामिल करने की मांग हो, ऐसा लग रहा है कि सरकार उसको जीएसटी के दायरे में लेके आने वाली है। और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो राज्यों का आय का प्रमुख स्रोत है। तो जो हमें देखना है कि जो केंद्र सरकार है जीएसटी रिफॉर्म को लेके राज्यों को अपने जो विश्वास में कैसे लेके आएंगी, और जैसे कि ये जो स्लैब है, ये जो टैक्स स्ट्रक्चर काफी आसान होगा। तो जो इसका जो जीएसटी रिफॉर्म का मतलब यही नहीं है कि जो टैक्स लो टैक्स लगेगा। तो जो प्रोसीजरल रिफॉर्म है, जैसे कि रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स जो जो क्रेडिट इनपुट है वो कैसे लेंगे, और जो स्कैम होते हैं इनपुट क्रेडिट स्कैम वो भी काफी कम करने हैं, और जो आम बिजनेसमैन है वो रिटर्न फाइल के समय जिनके प्रोसीजर है उसको भी आसान करना चाहिए। तो ये काफी अच्छी खबर है कि और फाइनेंस कमीशन से भी जो स्टेट है, जो राज्य सरकारें हैं वो लॉबी कर रहे हैं कि स्टेट का जो वेटेज है वो डिस्पोजेबल इनकम में, जो टैक्स से जो इनकम मिलती है उसमें स्टेट लॉबी कर रहे हैं कि हमारा जो शेयर है वो बढ़े। तो आगे देखने वाली बात होगी कि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कैसे रहेंगे। फिलहाल और ये जो तीसरी खबर आई है, ये एक मेन खबर आई है जो
केंद्र शासित प्रदेश है, जिनको यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, तो फिलहाल जो नॉमिनेशन का एक मुद्दा आया है कि जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये इसके जो 2019 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और जो एक्ट बना था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें कहा गया था कि जो विधानसभा में 5 सदस्य एलजी नामित कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेशन का मतलब है कि वो अनइलेक्टेड होंगे, उनका चुनाव नहीं होगा। तो जो राज्यसभा में जो नॉमिनेशन का मुद्दा है, पहले जैसे कि 2020 में जो एंग्लो इंडियन आते थे लोकसभा में, तो उसमें ये था कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा जो राज्य विधानसभा है उसमें 1 सदस्य जाता था एंग्लो इंडियन का। 2020 के बाद 2020 में ही इस क्लोज को खत्म कर दिया गया था। तो अभी फिलहाल राज्यसभा में है कि जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति नामित करेगा, और वो नामित करेगा जो मंत्रिमंडल की सलाह से, मंत्रिमंडल के सलाह से ही नामित करेगा। और जो राज्य के जो विधानमंडल है, जो 6 स्टेट हैं, उसमें भी ये प्रावधान है कि राज्यपाल 1/6 भाग सदस्य नामित करेगा, और वो जो नामित करेगा सदस्य है वो भी जो राज्य के मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर ही नामित करेगा। लेकिन जो केंद्र शासित है, जो हमारा जो संघ का और जो केंद्र का जो संघीय ढांचा है, उसमें जो केंद्र शासित है प्रदेश हैं वो इक्वल स्टेटस पर नहीं है, राज्यों का स्टेटस ज्यादा है और केंद्र शासित प्रदेशों का स्टेटस उनके बराबर में नहीं है। तो जैसे 3 यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर, तो इनसे संबंधित एक्ट बने थे। जैसे कि 1991 में जो दिल्ली एनसीटी का एक्ट आया था, और जो 1963 का पुडुचेरी से संबंधित जो क्लोज एक्ट आया था उसमें पुडुचेरी से संबंधित भी है, और 2019 का जो एक्ट है वो जम्मू कश्मीर से है। तो इसमें बताया गया है कि पुडुचेरी में 3 सदस्य नामित हो सकते हैं, और जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है उसमें 5 सदस्य है। तो लेखक का मानना है कि जैसे कि जो ये विधानसभाएं हैं काफी छोटी हैं, जैसे कि पुडुचेरी में टोटल 30 ही सदस्य हैं, और इसमें से 3 सदस्य नामित हो सकते हैं। और वो जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है इसमें जो टोटल सदस्य हैं इसमें 5 सदस्य नामित हो सकते हैं, मतलब 90 में से 5। जो ये छोटी छोटी विधानसभाएं हैं इसमें जीत और हार का अंतर काफी कम रहता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये बोला था कि जो ये सदस्य नामित होंगे ये वहां की जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर ही होने चाहिए। हाँ, फिलहाल जो दिल्ली विधानसभा में है इसमें क्लोज 3 है, जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसमें कोई भी नामित सदस्य नहीं हो सकता। ये पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में जो नामित होंगे 5 सदस्य, इनमें 2 महिलाएं होंगी और 2 जो पीओके से जो लोग आए हुए विस्थापित हुए हैं 2 लोग वो होंगे, और 1 सदस्य, हाँ, 2 सदस्य कश्मीरी शरणार्थी होंगे, 2 सदस्य कम से कम महिलाएं होंगी, और 1 सदस्य पीओके से विस्थापित होगा, वो होगा। तो ये जो छोटी छोटी विधानसभा है, ये अगर मंत्रिमंडल की सलाह से ये नामित नहीं होंगे और इनको पूरे अधिकार मिलेंगे, तो ये जो हमारी लोकतांत्रिक भावना है इसके खिलाफ जाता है। सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने ये 2018 में लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी बोला था कि जो ये नामित सदस्य हैं इनका एक कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड होने चाहिए। उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी थी लोकसभा को, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको पेश किया गया था। लेकिन जो 2023 का केस था, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस, उसमें ट्रिपल चेन ऑफ कमांड है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि ट्रिपल चेन ऑफ कमांड है, उसका मतलब ये होता है कि जो सिविल सर्वेंट है वो मंत्रियों के प्रति जवाबदेही है,
और जो मंत्री है वो विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है, और विधानमंडल है वो जो जनता के प्रति जवाबदेह है। तो जो ट्रिपल चेन ऑफ कमांड है, इसमें ये कहा गया था कि ये जो 3 जो प्रमुख केंद्र हैं शक्ति के, इनकी जवाबदारी तय है। लेकिन और ये जो मुद्दा था ये था कि दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट है उनको उनकी जो पोस्टिंग है, अपॉइंटमेंट है, उसको लेकर ये केस था। लेकिन जैसे कि जो जम्मू कश्मीर जो ये बनी है यूनियन टेरिटरी, तो इस समय भी बनाते समय भी हमारी सरकार ने बोला था कि हम जल्दी ही इसको पूर्ण विधानसभा का दर्जा देंगे। तो फिलहाल यही मुद्दा है कि जो ये नामी सदस्य हैं, जैसे कि लोकसभा में या जो राज्यसभा में जो नामी सदस्य होते हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह से होते हैं। तो ऐसा ही इस विधानसभा में भी होना चाहिए, पुडुचेरी में, और जो ये विधानसभा है जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जो आम जनता है, तो जो हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो ये कहते हैं, हमें ये आदेश देते हैं कि जनताओं की भावना का ख्याल रखा जाए। क्योंकि जो जनमत में जो सरकारें इन राज्यों में चुनी जाती हैं, छोटी विधानसभाएं है, तो जीत हार का अंतर कम रहता है। अगर ये नामी सदस्य सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे तो ये लोकतंत्र का ही मजाक होगा। तो इस आर्टिकल का लबो-लुआब यही है कि हमें जो नामी सदस्य हैं, एक तो हमें कम करने चाहिए, और दूसरा जो इसको नामी सदस्य अगर रखने भी हैं तो इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए कि इसको रखने का क्या क्या प्रोसीजर है, और सेफ गार्ड रखने चाहिए कि ताकि कोई इसका जो हमें छूट मिली गई है इसका गलत यूज ना कर सके। तो ये आर्टिकल था यूनियन टेरिटरी का। और एक हमारा आज का लास्ट आर्टिकल बचा हुआ है, ये है ग्लोबल हंगर को लेके। तो इसमें बताया गया है कि जो 2019 में जो कोविड आया था उसमें इंडिया में 7.3% लोग वो थे वर्ल्ड में, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार थे, मतलब कुपोषण का शिकार थे। हाँ, अभी फिलहाल 8.3% है, लेकिन कोविड के बाद से ये पहली बार हुआ है कि हम इसके डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आ रहे हैं। मतलब ये अच्छी खबर है कि दुनिया में जो भूखमरी के जो आंकड़े हैं उसमें लोग काफी कम हुए हैं। तो जैसे कि ये हेल्थ से संबंधित जो पॉलिसी है ये हमारे लिए काफी प्रमुख बन जाती हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो हमारी जो सरकार की नीति रही है, जैसे कि आधार से लिंक करके आधार बेस्ड टारगेटिंग करना, या जो हमने जो डिजिटल गवर्नेंस या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को बढ़ावा दिया है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, इससे क्या हुआ है कि, और जो ये रियल टाइम इन्वेंट्री चेकअप है, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग है, इससे हुआ ये है कि जो सरकार की जो कुपोषण को ट्रैक करने की जो नीति थी इसमें काफी सुधार हुआ है। सरकार की जो पीएम पोषण योजना है और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसका भी हमें काफी फायदा हुआ है। जैसे हाँ, फिलहाल एक आंकड़ा है कि जो 60% लोग हैं, कृपया ध्यान दीजिए, जो 60% लोग हैं भारत में, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक हेल्थी डाइट को एफोर्ड कर सके। तो हमारा जो कुपोषण का मुद्दा है उसमें, या जो भूखमरी का मुद्दा है उसमें तो काफी कमी आई है, लेकिन जो एक स्ट्रक्चरल चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो रहा है, जैसे कि एनएसएसओ का ये डाटा है, ये आप देख सकते हैं, हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसमें बताया है कि जो 14% था पहले जो भूखमरी का आंकड़ा कुपोषण का, वो 12% हुआ है। इसमें भी हमने काफी तरक्की करी है। ये जो हमने बताया कि ये जो स्टेप सरकार ने लिए हैं, तो अभी भी फिलहाल देखें जो 13% फूड है, जो भोजन है, वो खेत और मार्केट के बीच में ही खत्म हो जाता है, मतलब जी फूड वेस्ट हो जाता है। ये भी हमारे लिए एक मुद्दा है। और जो ये माल न्यूट्रिशन है, अभी जैसे फिलहाल मोटापा भी एक बड़ा मुद्दा है। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि जो न्यूट्रिशन हम कैलोरी तो ले लेते हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, जैसे कि जिंक है, फॉस्फोरस है, या जैसे कि डाइट में कैलोरी देख सकते हैं कि चावल कितना खाए, रोटी कितना खाए,
लेकिन जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, इसमें बता जो न्यूट्रिएंट रिच एनिमल सोर्स प्रोडक्ट है, जो दालें हैं, जो फल है, इनकी खपत कैसे सरकार बढ़ाएगी, और जो इनकी जो वेस्टेज है इसको दूर कैसे करेगी, इसमें ये बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो महिलाओं को इसमें भागीदार बनना पड़ेगा, और जो फूड एंटरप्राइजेज है वो महिलाएं लीड करेंगी। और ये जो लोकल कोऑपरेशन, जैसे कि एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, जैसे कि हमें ऐसी बीज पैदा करने हैं जो क्लाइमेट में जो है उसका सामना कर सके। और जो एग्रीस्टैक है, और जो ई नाम और एग्रीस्टैक, ये जो मार्केट एक्सेस है, जो छोटे किसान है, जो मझोले किसान है, उनकी मार्केट एक्सेस में कैसे बढ़ेगा। और जो एग्रीकल्चर प्लानिंग में जो हमें डाटा मिलता है एग्रीस्टैक की सहायता से, तो इससे हम एग्रीकल्चर प्लानिंग में मदद ले सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 2030 तक ही हमें पूरा करना है, तो ये जो हमारे पास है 5 साल ही हैं। तो जो डाटा ड्राइवन एग्रीकल्चर है, जैसे कि जो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, और जो स्मार्ट गवर्नेंस है, इसमें हमारे पास काफी डाटा आ रहा है। और जैसे कि तो प्रिसाइज एग्रीकल्चर है, जो हम डिजिटलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। और ये लेखक का ये कहना है कि जो ये हमारा मोमेंटम बना हुआ है कि हमने कुपोषण कम किया है, भूखमरी वाले जो लोग हैं काफी कम हुए हैं, लेकिन जो इसमें कमी भी है, जो हमने इसमें सफलता मिली है इसमें भूख को कम करने में, तो लेखक ये उम्मीद जता रहा है कि हमें काफी आशा है, क्योंकि जो भारत सरकार के जो पीएम पोषण योजना है, जो आईसीडीएस की योजना है, तो इन जो सफलता से हमने इसका जो सफलता से हमें इन कदमों को निभाया है, तो हमें लगता है कि ये भविष्य में भी ये जो दूसरा स्टेप है, जैसे कि हम मोटापा जैसी समस्या है, या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसको भी हम कम करेंगे। तो फिलहाल जो भी इसमें है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जो आप अपने राय है कमेंट में हमें दे सकते हैं, आपको कैसा लगे हमें जरूर लिखिए, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।